बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम लेक्चर नंबर 18 ऐसे का पार्ट 4 है। एक बात मैं आपको बता दूं कि कंप्लीट कोर्स के लिए आपको तमाम लेक्चर्स सुनने चाहिए जो इससे पहले दे दे चुके हैं। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 वो हम लेक्चर नंबर 15, 16 और 17 में कवर कर चुके हैं। बल्कि सीएसएस की कंप्लीट गाइडलाइन के लिए आप पिछले तमाम लेक्चर्स भी आपको सुनने चाहिए ताकि आपकी, क्योंकि वो एक सीक्वेंस में, एक ऑर्डर में डिलीवर किए जा रहे हैं। और आज उसी सीएसएस पीएमएस सीरीज का लेक्चर नंबर 18 है। इसमें हम इंट्रोडक्टरी बातें कर चुके हुए हैं। पिछले लेक्चर में हमने बात की थी कि आपने किस किस्म का टॉपिक सेलेक्ट करना है और टॉपिक सेलेक्ट करते हुए कौन कौन सी बातों का ख्याल रखना है। आज हम आउटलाइन के ऊपर बात करेंगे। सबसे पहले तो आप देख सकते हैं कि लफ्ज़ आउटलाइन होता है, कुछ लोग यहाँ पे आउटलाइंस लिख देते हैं, एस लिख देते हैं। तो आउटलाइन सिंगुलर के तौर पर यूज़ होता है। इसमें आपने आखिर में एस ऐड नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले आपने एक टिप याद रखनी है कि ऐसे में आप, जब आपको आंसर शीट डिलीवर हो तो आपने आंसर शीट का जो आखिरी पेज है उसको आपने रफ आउटलाइन के लिए मुख्तस करना है। और पेपर स्टार्ट होते ही आपने टॉपिक सेलेक्ट करके रफ आउटलाइन आखिरी पेज पे बनानी है। फिर आपने जब ऐसे लिखना स्टार्ट करना है तो ऐसे लिखते हुए आपने पहले एक या दो पेज छोड़ देने हैं नीट आउटलाइन के लिए। और फिर आपने ऐसे लिख के, फिर आपने आखिर में जब आप ऐसे मुकम्मल कर लेंगे उसके बाद आपने नीट आउटलाइन लिखनी है। इसकी वजह यह है कि अगर आप नीट आउटलाइन पहले लिख लेंगे तो लिखते हुए भी बहुत सारे पॉइंट आपके जहन में आ सकते हैं। अब चूंकि आप ऐसे शुरू कर चुके होंगे, नीट आउटलाइन भी लिख चुके हैं, इंट्रो भी लिख चुके हुए हैं, लिहाजा अब आप एक्स्ट्रा पॉइंट ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि आपके वो पॉइंट जब आउटलाइन में रिफ्लेक्ट नहीं होंगे तो आप वो उन पॉइंट को अपने ऐसे में भी ऐड अप नहीं कर सकते। लिहाजा आपने हमेशा आउटलाइन, नीट आउटलाइन आखिर में लिखनी है और शुरू में उसके लिए दो पेजेस छोड़ देने हैं। अब हम आते हैं राइटिंग रफ आउटलाइन। याद रखिएगा कि रफ आउटलाइन हमेशा आपकी ब्रेन स्टार्मिंग और थिंकिंग की पैदावार होती है, क्रिटिकल थिंकिंग। तो जब आप सोचते हैं तो उसी से आउटलाइन निकलती है, और आउटलाइन आपने तमाम जो आप आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं उनको आपने लिखना है। और फिर एक आखिरी जो स्टेप ये होगा कि आपने फिर क्वालिटी कंटेंट को सिलेक्ट करना है फॉर नीट ड्राफ्ट या फॉर फेयर ड्राफ्ट। ये आप जहन में रखें कि Almighty has blessed you with a powerful tool to help you resolve all your problems, and tool is your that powerful tool is your mind। आपके जहन में इतनी ज़्यादा पावर है कि आपके तमाम मसाइल का हल है, लिहाजा आप अपने माइंड को कभी अंडर एस्टिमेट ना कीजिएगा। ऑलवेज बिलीव इन द पावर ऑफ योर माइंड। आपके पास इतनी बड़ी नेमत है कि इसके बलबूते पे आप बहुत ज़्यादा मसलों का हल निकाल सकते हैं। और सीएसएस के एग्ज़ाम में ऐसा बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि जब आपके सामने पेपर आएगा तो आप बिल्कुल एक टाइम पे ये फील करेंगे कि मुझे तो इसमें से कुछ भी नहीं आता, लेकिन आपने जब ग्राउंड आप होल्ड करते हैं और थोड़ा सा आप उसमें हिम्मत पकड़ते हैं तो आपका माइंड उस टाइम आपको सपोर्ट करता है। और एक पेपर जो आपको बिल्कुल इम्पॉसिबल टू अटेम्प्ट लग रहा होता है, आफ्टर ए फ्यू मिनट्स वो आपको लगने लग पड़ता है कि यू कैन अटेम्प्ट दैट पेपर वेरी वेल। तो आपने अपने माइंड के ऊपर बिलीव रखना है। इसके बारे में अगर ये कहा जाए कि ये अलादीन का लैंप है तो ये बेजान ना होगा, क्योंकि ये आपके लिए वंडर कर सकता है। एंड इट इज़ रेडी टू टेक एंड कैरी आउट योर क्लियर कट कमांड्स। हाँ, एक चीज़ ये है कि आपकी अपने माइंड पे कमांड जो है कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए। दैट शुड बी क्लियर कट। आप अगर अपने माइंड को कहेंगे कि मुझे ये आउटलाइन बनानी है अपने माइंड में,
तो वो आपको बना के देगा। अब हम आते हैं आउटलाइन की तरफ। आउटलाइन क्या होती है? आउटलाइन इज स्कीम ऑफ द एसे। एक स्केलेटन होता है, इसको आप ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं एसे का। यानी अगर कोई बंदे के पास टाइम ना हो जो आपका पेपर चेक कर रहा है, तो आपकी आउटलाइन देख के अंदाजा कर लेता है कि आपने इसमें क्या लिखा हुआ है। इट गिव्स ए हिंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ द कंटेंट्स ऑफ द एसे। यानी ये बताती है, आउटलाइन से एग्जामिनर को दो तीन फवायद होते हैं। एक तो वो ये चेक करता है कि आपके कंटेंट की रेलेवेंस कितनी है। दूसरा वो क्वालिटी चेक कर लेता है कि आपके कंटेंट की क्या क्वालिटी है। और यही दो चीज़ें उसे चाहिए होती हैं आपको असेस करने के लिए कि आपकी रेलेवेंस का लेवल क्या है और क्वालिटी कैसी है। इसी की बुनियाद पे आपकी मार्किंग हो जाती है। तो हमेशा आपने अपनी आउटलाइन रेलेवेंट रखनी है, रेलेवेंस का खास ख्याल रखना है। फिर आपने आउटलाइन के साथ सब आउटलाइन भी बनती हैं। वो सब आउटलाइन हम आपको बताएंगे आगे, इसका डेमो देंगे। Each outline, if not followed by sub outline, will set the foundation for a paragraph, and each outline, if followed by sub outline, will set the foundation for transitional paragraph. ये बात हम आपको, जब मैं आपको डेमो दूंगा तो ये समझाऊंगा कि जिस आउटलाइन के साथ सब आउटलाइन लगी हुई हो, वो आउटलाइन ट्रांजिशनल पैराग्राफ होती है, और सब आउटलाइन जो है वो पैराग्राफ बनाती है। और अगर किसी आउटलाइन के साथ सब आउटलाइन ना हो, तो वही आउटलाइन ही पैराग्राफ बन जाती है, बॉडी पैराग्राफ बन जाती है। हर सब आउटलाइन जो है वो आ, हमेशा एक पैराग्राफ होनी चाहिए, बॉडी पैराग्राफ। आउटलाइन जो है आम तौर पे फ्रेजल या सेंटेंस फॉर्म में हो सकती है, लेकिन इसको फ्रेजल फॉर्म में रखना ज़्यादा मुनासिब है। सेंटेंस फॉर्म में आप इंट्रो की आउटलाइन लिखते हैं या कंक्लूजन की आउटलाइन लिखते हैं। आउटलाइन को कम्प्रिहेंसिव होना चाहिए, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होना चाहिए, और ये ऐसे के कंटेंट को रेफर, यानी इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसी आउटलाइन जो आपने आउटलाइन ऐसा बनाई है, उसका कोई ना कोई बॉडी पैराग्राफ में या ऐसे की बॉडी में कोई ना कोई उसका रेफरेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि आपने आउटलाइन में तो कोई आइडिया लिख दिया लेकिन उसकी जो है बॉडी में उसको नहीं डाला। यानी ऐसे का ऐसा नहीं बनाया। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने एक चीज बॉडी में लिख दी है और उसका कोई रेफरेंस आउटलाइन में नहीं है। यानी ये आपस में आउटलाइन और ऐसे की बॉडी ये कोरेस्पॉन्ड करनी चाहिए, तरतीब भी वही होनी चाहिए। ईच आउटलाइन सब आउटलाइन प्रेजेंट ए पैराग्राफ, और कोई पैराग्राफ ऐसा नहीं होना चाहिए जिसका जिसका जिसकी कोई रिप्रेजेंटेशन आउटलाइन में ना हो, और कोई आउटलाइन ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसके ऊपर पैराग्राफ ना लिखा गया हो। तो ये तो थे बेसिक पॉइंट्स। अब आउटलाइन होती क्यों है? आउटलाइन आपके ऐसे को एक लॉजिकल ऑर्डर देती हैं, कनेक्ट रखती हैं। फिर आउटलाइन बनाते हुए एक और चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है कि जब आप उसमें आप रेपिटेशन नहीं करते, आप एक पॉइंट को, एक आइडिया को एक पॉइंट में डालते हैं। एक आइडिया के लिए आप दो पॉइंट नहीं बना सकते, और एक पॉइंट में दो आइडियाज भी नहीं डाल सकते। लिहाजा आप सबसे पहली चीज़ ये है कि लॉजिकल ऑर्डर, और फिर उसमें रेपिटेशन बिल्कुल नहीं। यानी एक चीज अगर एक दफा रिफ्लेक्ट हो गई है, एक आउटलाइन में एक आइडिया आ गया है, तो उसके लिए दूसरी आउटलाइन नहीं बनेगी। फिर ये आपको इसलिए हेल्प करती है कि आपके पास एक स्केच मौजूद होता है, आपने उसी के ऊपर ही अपना पैराग्राफ लिखना होता है। लिहाजा अब आपको मेरी ये बात शायद समझ आ जाए कि ऐसे लिखना उतना ही मुश्किल है जितना कि एक पैराग्राफ लिखना। अगर आपको आउटलाइन बनाना आ गई है तो आपके लिए ऐसे ऐसे लिखना इतना ही मुश्किल है जितना कि एक पैराग्राफ लिखना। एग्जामिनर को ये ऐसे हेल्प करती है कि एग्जामिनर को आपके ऐसे को चेक करने में हेल्प करती है। वो अंदाज़ा लगा लेता है आपकी आउटलाइन से कि आप का कंटेंट की क्वालिटी क्या है, उनका तरतीब क्या है और रेलेवेंस क्या है, और इन्हीं चीज़ों पे वो आपका डिसाइड करता है। फिर इसमें रेपिटेशन आप अवॉइड करते हैं, और जब आउटलाइन आप रफ आउटलाइन बना के लिखना शुरू करते हैं तो आपके माइंड पे कोई एक्स्ट्रा स्ट्रेन नहीं होता। आपने बस उसी आउटलाइन को पैराग्राफ में कन्वर्ट करते जाना है, हर आउटलाइन को
पैराग्राफ में कन्वर्ट करते जाना है और यही आपका ऐसे लिखा जाएगा। अब ब्रेन आउटलाइन के लिए हम आप बात कर चुके हैं कि आउटलाइन के लिए आपको किस चीज़ की ज़रूरत होती है, वो होती है ब्रेन स्टार्मिंग। ब्रेन स्टार्मिंग के लिए हम 2 या 3 किस्म के फार्मूला इस्तेमाल करते हैं। एक कहलाता है जिसको मैंने नाम दिया है सेस फार्मूला का, CES। कोई भी सोशियो इकोनॉमिक इशू के ऊपर अगर आता है, टॉपिक आता है, जैसा कि पावर्टी है, इलिटरेसी है, करप्शन है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, कोई भी टॉपिक आता है उसको आप हमेशा से 3 पोर्शन में डिवाइड करें। उसकी काजेज़ क्या हैं, वजूहात क्या हैं, इफ़ेक्ट्स, उसके असरात क्या हैं, यानी रिपरकशंस क्या हैं, और फिर सजेशन क्या है, हाउ वे फॉरवर्ड क्या है, उसको रिजॉल्व करने का तरीका क्या है। तो ये 3 पोर्शन आम तौर पे आपने ऐसे ऐसे के लिए 3 पोर्शन ज़रूर देखने हैं, यानी 3, आपके माइंड को इन 3 चीज़ों पे वर्क करना चाहिए। दूसरा फार्मूला ये है, अगर ये फार्मूला ना लग रहा हो तो फिर दूसरा फार्मूला है 5W+H का, यानी टॉपिक है क्या, हु, कौन, व्हाट, क्या, व्हेन, कब, वेयर, कहाँ, वाई, क्यों, हाउ, कैसे, यानी 5W+H। इसको 5W+H कहते हैं। जहाँ पे पहला फार्मूला काम ना कर रहा हो, आप ब्रेन स्टॉर्मिंग के लिए दूसरे फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। तीसरा फार्मूला ये है कि आप एक चीज के हक में भी देखें कि क्या आर्गूमेंट्स हैं और उसके खिलाफ देखें कि क्या आर्गूमेंट हैं। मसलन अगर ये आर्गूमेंट आता है, ये टॉपिक आता है कि UN हैज सक्सीडेड इन ensuring ग्लोबल पीस, के यूनाइटेड नेशंस दुनिया में आलमी अमन कायम करने में कामयाब हो गई है, तो आपने एक स्टैंड लेना है, कामयाब हुई है या नहीं हुई है। या अगर आप ये स्टैंड लेते हैं कि UN कामयाब हो गई है आलमी अमन कायम करने में, तो फिर आप ये आर्गूमेंट्स भी ज़रूर अपने ऐसे में डालेंगे कि काउंटर आर्गूमेंट्स क्या हैं, कौन लोग हैं जो कहते हैं कामयाब नहीं हुई, नाकाम हुई है, कौन कहते हैं कि नाकाम हुई है, वो क्या बातें करते हैं, उनके पास क्या आर्गूमेंट्स हैं, वो क्या आर्गूमेंट्स देते हैं। फिर आप अपने आर्गूमेंट्स देंगे, यानी आप अपने काउंटर आर्गूमेंट्स पे यूज करते हैं और अपने आर्गूमेंट्स भी देते हैं उसमें, और फिर अपने आर्गूमेंट से जो काउंटर आर्गूमेंट्स हैं उनको इनवैलिडेट करते हुए जाते हैं। आप इन टॉपिक्स की एक्सरसाइज हैं कुछ, ये मैंने कुछ सॉल्व की हुई हैं। ये अब रफ किस्म की आउटलाइन मैं आपको बता रहा हूँ, ये ऐसे की आउटलाइन भी इसी पैटर्न पे बनती है, लेकिन ये एक आप समझ लें कि एक रा फार्म है, बहुत ज़्यादा एक क्रूड फार्म है। जैसे कि अगर ये टॉपिक आए कि हाउ कैन वी एलिविएट पॉवर्टी इन पाकिस्तान, ये एक एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से हम पॉवर्टी को पाकिस्तान से एलिविएट कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। लिटरेसी रेट बढ़ाएं, लिटरेसी रेट से लोगों के अंदर रोजगार आएगा, उनके अंदर शऊर पैदा होगा, वो अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए काबिल हो सकेंगे। वोकेशनल ट्रेनिंग है, उसको किया जा सकता है। स्मॉल स्केल बिजनेसेस हैं, कॉटेज इंडस्ट्रीज को प्रमोट करने की ज़रूरत है। सब्सिडीज ऑन एग्रीकल्चर एंड मोड्स ऑफ इरिगेशन है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कम हो सकती है, उससे भी कम हो जाती है पावर्टी। इंटरेस्ट फ्री लोन टू द यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं। एजुकेशन बेस्ड ऑन मनी मेकिंग आइडियाज़ है। तो ये वो फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पावर्टी कम हो सकती है। अब ये ड्रग एडिक्शन की इफ़ेक्ट्स हैं, ये बहुत सिंपल किस्म की जस्ट आपको समझाने के लिए हैं कि क्या क्या कैसे आपने ब्रेन स्टार्मिंग करनी है, कैसे आपने पॉइंट्स बनाने हैं। जब इसके कुछ आपने ये लिखे हुए हैं, फैक्ट्स लिखे हैं, डिपेंडेंट ऑन ड्रग हो जाती है, साइकोलॉजिकल अबनॉर्मेलिटीज होती हैं, बैड इम्पैक्ट ऑन सोशल लाइफ, डिप्रेशन, ये आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। इसी तरह डिफेक्ट्स इन आवर एजुकेशनल सिस्टम क्या क्या हैं, ये मैंने कुछ डिफेक्ट्स निकाले हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इनमें रेपिटेशन नहीं है, हर पॉइंट एक यूनिक पॉइंट है और हर पॉइंट एक पैराग्राफ है। ये आपने बात ध्यान में रखनी है कि हर एक पॉइंट जो है वो एक सेपरेट पैराग्राफ बनाएगा। ये पाकिस्तान के सोशो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं, पावर्टी, इलिटरेसी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, चाइल्ड लेबर है, फोर्स्ड लेबर, ओवर पॉपुलेशन, अनएम्प्लॉयमेंट। इसी तरह ये प्रॉब्लम्स ऑफ मुस्लिम उम्मा, अक्सर ये सवाल पूछा जाता है इस्लामियात में
कि मुस्लिम उम्मा की क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्या कैसे हल करना चाहिए, ये आप देख सकते हैं। इफ़ेक्ट्स ऑफ ओवर पॉपुलेशन क्या क्या है, ये आप जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि आपने ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे करनी है, आउटलाइन बनाते हुए कैसे आपने बनानी है। ये ऐसे कि आउटलाइन का पैटर्न इसी तरह होता है, लेकिन इसको मज़ीद एडवांस फॉर्म में ले जाएंगे, वो मैं आपको अभी दिखाता हूँ कि कैसे हम ऐसे का आप बनाते हैं, आउटलाइन कैसे बनाते हैं ऐसे की। यूजेस ऑफ कंप्यूटर है, ये हमने कुछ आउटलाइन बनाई हुई हैं। इसके बाद बेनिफिट्स ऑफ लेयर हैं, ये आउटलाइन है, यानी इसमें आप देख सकते हैं कि कोई आउटलाइन एक दूसरे के साथ ओवरलैप नहीं कर रही, हर हर एक के ऊपर हर एक यूनिक आइडिया है, और हर एक जो है वो उसके ऊपर सेपरेट पैराग्राफ लिखा जा सकता है। दो के आपस में लिंक्ड होते हैं, आपस में लिंक का लिंक होता है, बट हर एक यूनिक एक चीज़ है। रीवल्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी है, यूनिक टॉपिक्स हैं, यानी प्रॉस्पेरिटी की क्या क्या नेगेटिव इफेक्ट्स हैं। रोल ऑफ ज़कात इन सोसाइटी बिल्डिंग, ये इस्लामियात का बहुत अहम क्वेश्चन है, जो यहाँ पे हमने अटैम्प्ट किया है इसको, इसके पॉइंट्स बनाए हैं। इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर ऑन आवर लाइव्स है, इसके ऊपर आपको याद होगा कि 2020 में कैसे आया था कि वाई वी डोंट हाउ या वाई डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइव्स, इस तरह का एक ऐसे था, इससे मिलता जुलता टॉपिक कि लिटरेचर हमारी ज़िंदगियों में क्या अहमियत है, या हमें क्यों ज़रूरत है लिटरेचर की अपनी लाइफ में। उसी से हमने एक पॉइंट ड्राइव किया कि इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर ऑन आवर लाइफ। ये बहुत अच्छा, इसमें सारे पॉइंट्स हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर आप एक पैराग्राफ लिख सकते हैं। आपको एक आउटलाइन को पैराग्राफ में कन्वर्ट करना आना चाहिए, और जब आप पैराग्राफ लिख लेते हैं तो फिर आप ऐसे लिखना भी कोई इशू नहीं है आपके लिए। अब यूज़ ऑफ एक्सेस लेयर क्या क्या है, क्या क्या इसके अब यूजेस हैं। वाई एजुकेशन नेसेसरी फॉर वुमेन इज नेसेसरी, ये सारे अहम पॉइंट्स हैं। ये मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने मिलके ही मेरे साथ ब्रेन स्टार्मिंग की थी, हमने 7-8 हमारे साथ स्टूडेंट्स से, उन्होंने मिलके, हमने एक कंबाइंड एफर्ट है हमारी। सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, ये बड़े यूनिक टॉपिक्स हैं, मुख्तलिफ पेपर से लिए गए हैं। CSS के पास पेपर से हमने कुछ टॉपिक उठाए, उनके ऊपर हमने ब्रेन स्टार्मिंग करके उनकी आउटलाइन बनाई, ये आप देख सकते हैं। बेनिफिट्स ऑफ स्टडी ऑफ हिस्ट्री, आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन टॉपिक्स को हमने उस उनको डाइसेक्ट किए हुए हैं, सारे के सारे रेलेवेंट, और आपकी CSS के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट टॉपिक्स हैं। रिफॉर्म्स इन द एग्जामिनेशन सिस्टम, हर एक के ऊपर हमने बाकायदा सोच के, इसमें आप ऐड भी कर सकते हैं, ये कोई आउटलाइन को अकल को ये कोई फाइनल नहीं है, इसमें आप ऐड कर सकते हैं, इनको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं, बट जस्ट टू गिव यू एन आइडिया के आउटलाइन कैसे बनाते हैं। मेरिट्स ऑफ को एजुकेशन है, डी मेरिट्स ऑफ को एजुकेशन है, ये हमने बनाए हैं। बेनिफिट्स ऑफ सोशल मीडिया को हमने इसमें ऐड किया है, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सोशल मीडिया है, ये बहुत अहम टॉपिक्स हैं, ये आ सकते हैं, आने वाले एग्जाम में भी आ सकते हैं। ये अगर ऐसे इनके ऊपर ना भी आए तो उनके ऊपर कोई करंट अफेयर में क्वेश्चन आ सकता है, पाक अफेयर में कोई क्वेश्चन आ सकता है। वाई इज देयर नो स्टेटस ऑफ द थर्ड जेंडर इन पाकिस्तान, ये शायद ऐसे का एक टॉपिक था जिसको हमने कोशिश की है इसकी आउटलाइन बनाने की। हर्डल्स इन आवर वे टू बिकमिंग ए ट्रूली इंडिपेंडेंट स्टेट, ये वो टॉपिक है जो कि 2011 का ऐसे में हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया। 2011 का जो ऐसे पेपर में ये एक ऐसे ऐसे नंबर 9 था, ये ऐसे नंबर 9 है जिसको हमने अटेम्प्ट करने की कोशिश की है। प्लेयर्स ऑफ रीडिंग है, ये आप देख सकते हैं, ये आप सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आप अगर अपने पास नोट कर लेते हैं तो दे आर वेरी क्वालिटी कंटेंट। आप यू कैन बेटर जज के कितना क्वालिटी का कंटेंट है, और अगर आपको कहीं कोई खामी नजर आती है तो आप उसको भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। हाउ कैन वी इम्प्रूव द एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान, इसको हमने इसकी आउटलाइन बनाई हुई है जो आपको डिस्प्ले कर रहा हूँ मैं। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन है, ये आप देख सकते हैं क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। मेरिट्स ऑफ कंट्री लाइफ हैं, यू कैन सी दी मेरिट्स ऑफ कंट्री लाइफ। इसको मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम इस पे चला जाएगा, और उससे आप हो सकता है बोर हो जाएं। अगर आप कहेंगे कि इन सबको एक्सप्लेन कर दें तो हम इस पे सेपरेट लेक्चर हर एक टॉपिक के ऊपर किया जा सकता है।
डीमेरिट्स ऑफ कंट्री लाइफ हैं। अच्छा, ये वो टॉपिक है जो गालिबन रिसेंटली आया था किसी एक पेपर में कि सिटी विलेज लाइफ इज बेटर देन द सिटी लाइफ। इस तरह का टॉपिक था। उसमें आपने देखें, अब उसने मेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ, आप मेरिट्स ऑफ कंट्री लाइफ बताने हैं, फिर डीमेरिट्स ऑफ कंट्री लाइफ हैं, फिर मेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ हैं, फिर आपके डीमेरिट्स ऑफ सिटी लाइफ हैं। तो देखें ये कितने पैराग्राफ बन जाते हैं इस पे। ये आप बनते हैं इसके ऊपर 4 4 8 और 11, 11 पैराग्राफ इसके बन गए। इसके बन गए तकरीबन 10 के करीब। ये हैं एक 21, ये भी 10 के करीब हैं, अराउंड 10 है, 30, और ये अराउंड बनते हैं सम 30, इन 38 पैराग्राफ, जो कि बहुत ज़्यादा हैं। यानी ऐसे आमतौर पर 20 से 25 पैराग्राफ का होता है। तो ऐसे हम जो कल बात कर रहे थे कि ऐसे आप टॉपिक सेलेक्ट करें जिनके ऊपर आप बहुत ज़्यादा पैराग्राफ बना सकें। तो अगर ये टॉपिक आता है सिटी लाइफ इज़ बेटर देन दी कंट्री लाइफ, या कंट्री लाइफ इज़ बेटर देन द सिटी लाइफ, तो उसके ऊपर आप ये आउटलाइन यूज़ कर सकते हैं। अब गुड गवर्नेंस के बारे में एक बात कर दूं। गुड गवर्नेंस के 8 कंपोनेंट हैं जो कि कहते हैं सेटल्ड हैं, एस्टेब्लिश्ड हैं। रूल ऑफ लॉ है, इक्विटी एंड इंक्लूसिवनेस है, पार्टिसिपेशन है, रिस्पॉन्सिवनेस है, इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी है, कंसेंसस ओरिएंटेड, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी। अगर ये 8 एसेंशियल पूरे हैं किसी मुल्क के गवर्नेंस सिस्टम में, तो हम कहते हैं कि ये वहाँ पे गुड गवर्नेंस है। तो ये 8 पॉइंट्स जो हैं ये होने चाहिए। अब 2016 में जो ऐसे आया वो था क्राइसिस ऑफ गुड गवर्नेंस, तो उसमें हम ये 8 पॉइंट्स डाल सकते हैं। काजेज ऑफ फेलियर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये बहुत अहम टॉपिक है। इस पे ऐसे आता रहता है। रिसेंटली ऐसे आया था डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, होप्स एंड हर्डल्स, फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान, ये 2009 में ऐसे आ चुका है। तो डेमोक्रेसी के ऊपर ऐसे आता रहता है। ये बहुत रेलेवेंट है कि डेमोक्रेसी क्यों फेल हुई इसमें पाकिस्तान में। ये वाई डू वी नीड लिटरेचर इन आवर लाइफ, ये हम इस पे बात कर भी चुके हैं, और ये 2020 का ऐसे टॉपिक है जिसको हमने डेमोन्स्ट्रेट करेंगे। ये ऐसे अटेम्प्ट किया है मैंने आपके लिए ताकि आपको समझ आए। लिस्ट द क्वालिटीज दैट मेक्स ए पर्सन सक्सेसफुल, ये वो क्वालिटीज हैं जो कि इंसान को सक्सेसफुल बनाती हैं, कामयाब लोगों की क्वालिटीज हैं। ये मैंने इसके ऊपर ये लिखा है। तो अभी मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट करूंगा एक आउटलाइन के कैसे आपने आउटलाइन बनानी है। देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पे। आप देख सकते हैं कि ये ऐसे आया था, प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब इसकी जो नीट आउटलाइन है वो कैसी होगी। इसमें इंट्रोडक्शन मैंने लिखा है शुरू में। इंट्रोडक्शन के बाद आपने जो थीसिस स्टेटमेंट है वो 1 से 2 सेंटेंसेस पे आपने लिखनी है, और इंट्रोडक्शन की आउटलाइन बनानी है। इंट्रोडक्शन की आउटलाइन मेरे ख्याल में आपको सेंटेंस फॉर्म में बनानी चाहिए जैसा कि मैंने बनाई है। अब आप देखें ये टॉपिक है प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस। अब मैंने इन्हीं की वर्ड्स को यूज करके इसका जो समरी दी है वो ये दी है कि नॉट विद स्टैंडिंग मैनी चैलेंजेस कन्फ्रंटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, देयर आर numerous opportunities to promote it. Promoting tourism would have many benefits for Pakistan. अब ये 2 सेंटेंसेस लिख के मैंने ऐसे के इंट्रोडक्शन की आउटलाइन भी दे दी है, और साथ साथ मैंने ऐसे की थीसिस स्टेटमेंट भी दे दी है। ये बेसिकली थीसिस स्टेटमेंट ऐसे ही होती है जैसे कि एक ऐसे के पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस होता है। यानी पूरा ऐसे जो है वो इसी में ही जो है छुपा हुआ है, इसी में कन्वर्ज कर रहा है। अब दूसरी आउटलाइन जो है वो है एडवांटेजेस ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। अब ये भी रेलेवेंट है, एडवांटेजेस ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान। और अब यहाँ पे मैं अपना वो पॉइंट बताता हूँ। इसमें मैंने 6 के करीब एडवांटेजेस लिखे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि हर ये 6
जो एडवांटेजेस लिखे हैं इन 6 के ऊपर मैंने पैराग्राफ लिखे हैं, हर एक पॉइंट के ऊपर एक बॉडी पैराग्राफ लिखा है, उसको जस्टिफाई किया है। अब ये जो आउटलाइन नंबर 2 है, अब चूंकि इसके साथ सब आउटलाइन है, इन सब आउटलाइन में तो मैंने लिख दिया पैराग्राफ, लेकिन ये जो नंबर 2 पे लिखा है एडवांटेजेस ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, इस पे मैंने पैराग्राफ नहीं लिखना, इस पे मैंने लिखा है ट्रांजिशनल पैराग्राफ। वो आप देखा, आपको देख सकते हैं नीचे, ये इंट्रोडक्शन है, ये है ट्रांजिशनल पैराग्राफ। देयर आर सर्टेन एडवांटेजेस ऑफ प्रमोटिंग टूरिज्म इन पाकिस्तान, these advantages are mentioned in the following paragraphs one by one। तो ये इसका मतलब होता है ट्रांजिशनल पैराग्राफ। अच्छा, अब ये सीक्वेंस से मैंने ये आउटलाइन लिखी हुई है, उसी सीक्वेंस से इन पे पैराग्राफ लिखे हुए हैं। इन इसके ऊपर पहला पैराग्राफ, एक कंट्रीब्यूटिंग टू द जीडीपी के ऊपर दूसरा पैराग्राफ लिखा है, तीसरे पॉइंट पे तीसरा पैराग्राफ लिखा है, चौथी आउटलाइन पे चौथा पैराग्राफ लिखा है, इसी तरह। फिर आ जाती हैं अपॉर्चुनिटीज इन दी टूरिज्म इंडस्ट्री। तो अपॉर्चुनिटीज क्या क्या हैं पाकिस्तान में, क्योंकि पाकिस्तान की बात हो रही है, तो प्लेसेस ऑफ सीनिक ब्यूटी हैं, हिस्टोरिकल साइट्स हैं, आर्कियोलॉजिकल साइट्स हैं, नेशनल मोनूमेंट्स हैं, गेम रिजर्व हैं, प्लेसेस ऑफ रिलीजियस सिग्निफिकेंस फॉर द फॉलोअर्स ऑफ अदर रिलीजन्स हैं, श्राइन्स ऑफ सूफी सेंट्स हैं, डाइवर्स ज्योग्राफिकल लैंडस्केप। अब ये 8 आउटलाइन है, इसका मतलब क्या है कि 8 बॉडी पैराग्राफ तो इन पे आ जाएंगे अपॉर्चुनिटीज पे। और ये जो ऊपर 3 पे है अपॉर्चुनिटीज, ये आ जाएंगी ट्रांजिशनल पैराग्राफ। ये मैं आपको दिखा भी सकता हूँ सीक्वेंस में, ये कहाँ पे आया होगा, ये देखें, ये देखें, these were the advantages of promoting tourism in Pakistan, now I will discuss some of the opportunities in this context। तो ये ट्रांजिशनल पैराग्राफ है, इसमें आप पिछली बात का भी हवाला देते हैं और आगे आप क्या लिखने जा रहे हैं वो भी आप उसमें बयान करते हैं। तो ये आपकी आउटलाइन, ट्रांजिशनल पैराग्राफ के बाद आपकी बॉडी पैराग्राफ शुरू हो जाते हैं। अब इसके बाद आ जाएगा चैलेंजेस टू द टूरिज्म इंडस्ट्री इन पाकिस्तान। ये अब इसके ऊपर फिर मैं एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ लिखूंगा, फिर आगे मैं इसके जो 6 पॉइंट्स हैं इनके ऊपर हर एक पॉइंट के ऊपर एक बॉडी पैराग्राफ आ जाएगा। फिर आखिर में सजेशन है, सजेशन वाले पॉइंट पे आ जाएगा ट्रांजिशनल पैराग्राफ, और फिर आगे सजेशन के 7 पॉइंट्स हैं, तो हर 7 पॉइंट पे एक पैराग्राफ आ जाएगा। और आखिर में कंक्लूजन भी आपने उसके साथ एक दो सेंटेंसेस लिखने हैं। अब बात आपने वही करनी है जो आपने इंट्रो में की है, लेकिन थोड़ा सा चेंज करके, टूरिज्म हैज ब्राइट फ्यूचर इन पाकिस्तान इफ द गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट्स द सजेशन गिवन इन द एसे, टूरिज्म विल हैव मेनी एडवांटेजेस फॉर पाकिस्तान। अब देखें, इसमें कंक्लूजन में हमने ये करना होता है कि थोड़ा सा प्रॉस्पेक्ट अच्छा देना होता है, बेटर प्रॉस्पेक्ट। अगर ये सजेशन इम्प्लीमेंट कर दी जाए तो बेटर प्रॉस्पेक्ट हो सकते हैं, तो आपने एक ऑप्टिमिस्टिक एंड देना होता है। तो ये होता है कंक्लूजन। अब मैं आउटलाइन देख के बता सकता हूँ कि ये जो टॉपिक है ये कहाँ पे आया होगा, इनसफिशिएंट नंबर ऑफ हॉस्टल होटल एंड रेस्टोरेंट्स। अब ये मैं इसको काउंट करके बता सकता हूँ कितने पैराग्राफ हैं। ये एक पैराग्राफ है, ये एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ हो गया, ये 6 पैराग्राफ हो गए, 7 हो गए कुल। अब 7 के बाद ये 8 ये पॉइंट्स हैं, तो 15 पॉइंट आउटलाइन हो गई। 15 आउटलाइन के बाद 6 21, 21 के बाद ये 7 28 और 1 29। तो 29 आउटलाइन हैं, मेजर आउटलाइन, जिनके ऊपर मैंने 29 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, जबकि 29 ये फुल पैराग्राफ्स हैं, यानी एक इंट्रो का पैराग्राफ, एक कंक्लूजन का पैराग्राफ, और बाकी 27 जो हैं वो पैराग्राफ बॉडी पैराग्राफ्स हैं। अब ये एक ट्रांजिशनल पैराग्राफ, दूसरा ट्रांजिशनल पैराग्राफ, ये तीसरा ट्रांजिशनल पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है, और ये चौथा ट्रांजिशनल पैराग्राफ इसके ऊपर लिखा है। ये 1 से 2 लाइनों का होता है। तो 4 ट्रांजिशनल पैराग्राफ हैं, एक एक दो दो सेंटेंसेस के, 27 बॉडी पैराग्राफ बनते हैं, एक इंट्रो का और एक कंक्लूजन का, और तरतीब भी वही है जो इसकी तरतीब है। तो इस ऐसे को मैं फर्दर भी डिस्कस करूँगा जब इसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे। और इस ऐसे को अभी तो हमने आउटलाइन आपको समझा दी है कि इसके ऊपर हमने आउटलाइन कैसे बनानी है,
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन के ऊपर। हम थोड़ा सा बाद में बात करेंगे क्योंकि इंट्रोडक्शन के प्रिंसिपल लिखने के कुछ और हैं। तो हम इंट्रोडक्शन से पहले बात करेंगे बॉडी पैराग्राफ कैसे लिखना है। तो इंशाल्लाह कल का लेक्चर जो है, जो नेक्स्ट लेक्चर आएगा, वो हम बॉडी पैराग्राफ पे करेंगे। उसके बाद फिर इंट्रो की बात करेंगे, फिर हम आखिर में आएंगे कंक्लूजन पे। तो स्टे ब्लेस्ड, अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया।